सर मैं Come. गुड मॉर्निंग। Morning. Have a seat. थैंक यू। अपने बारे में पैनल को कुछ बताइए, अपना नाम और अपना निवास स्थान रिवील मत करिएगा। मैम मेरा ग्रेजुएशन MBBS हुआ है NMCH पटना से। Louder please. अभी मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ NUHM में पिछले 6-8 महीने से। 6-8 महीने से काम कार्यरत हैं आप ऑलरेडी। मैं। ठीक है। Some of my hobbies are playing cricket and recently I have developed hobby in trekking after 1-2 treks. Yes ma'am. बिहार में कहाँ ट्रैकिंग करते हैं? बिहार में नहीं मैम, मैं अभी केदारनाथ 2 बार जा चुका हूँ। केदारकंठा, केदारनाथ उत्तराखंड में। मैम। किस डिस्ट्रिक्ट में है केदारनाथ? मैम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड। कब स्थापित हुआ था रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट? नहीं जानकारी नहीं, कोई बात नहीं। कितना लंबा ट्रैक है सतेरा खाल से केदारनाथ का? सतेरा खाल। That's where you start the trek. गौरीकुंड स्टार्ट करते हैं आई थिंक, मुझे याद है जहाँ तक लगभग 16-17 किलोमीटर का ट्रैक है। ठीक। वन वे। और किस हाइट पे बसे हुए हैं केदारनाथ? लगभग 3500 से 4000 फीट की हाइट। ठीक है सर, कुछ पूछना चाहिए तो ट्रैकिंग में आपका इंटरेस्ट है सर? तो कुछ गियर्स का नाम आप बता सकते हैं जो ट्रैकिंग में हम यूज करते हैं? हाँ सर, जो एक तो ट्रैकिंग शूज सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट मुझे लगता है, और जो अगर रात के टाइम है, अगर ट्रैक में रात होता है तो उसके लिए हेडलाइट्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि ट्रैक जनरली हाइट पे होती है तो ठंडा रहता है, तो उसके लिए जो विंटर गियर्स है पूरा हम लोग यूज़ करते हैं, जो -10 वाला जो जैकेट्स आते हैं और ये सारा कुछ यूज़ करते हैं सर। लेदर फील होता है, हाफ फील होता है सर, इसके बारे में। और अगर आइस में ट्रेकिंग कर रहे हो तो पैर में क्या पहनते हैं? कैराबिनर, ये सब नाम सुना? आइस एक्स ये सुना हूँ क्रैम्पोन। क्योंकि मैं अभी 2 बार किया हूँ तो मैं ये सब का यूज़ किया नहीं हूँ सर, और अच्छा नहीं जानता। नेक्स्ट टाइम आप जाइएगा तो ये सब चीज़ सर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और टफ इसके बारे में जानकारी रखेंगे, क्योंकि ट्रैकिंग जो है पॉपुलर स्पोर्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस हॉबी के बारे में और रिसर्च करेंगे आप। ठीक। NIMS के बारे में सुने? निमाश। NIMS मीन्स यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना हूँ सर, और कुछ तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स। माउंटेनिंग में जितने स्पोर्ट्स होते हैं, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग। नहीं सर, समिट। नहीं, मेरे जानकारी में नहीं है सर, मैं नहीं सुना। अच्छा, नहीं सुना। ओके, तो अगली बार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ट्रैकिंग करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा नॉलेज देगी। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है ना? देश में 4-5 प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो माउंटेनिंग में अलाइड स्पोर्ट्स में करवाते हैं, तो उसमें ये है सर। तो आप MBBS कर चुके हैं सर। डॉक्टर से बड़ा तो भगवान का दूसरा रूप है ना? तो वो उतना बड़ा रूप छोड़कर कहाँ इस BAS और BPS सब में आना चाह रहे हैं, क्यों? सर बेसिकली इसके 2-3 रीजंस हैं सर। एक तो सर लार्जर वर्क डाइवर्सिटी यहाँ मिलता है सर, जो सिविल सर्विस है, और दूसरा कि थोड़ा डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है तो लार्जर सोसाइटी को टच करने का भी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो अभी जो मैं वर्किंग हुआ है, जो मेडिकल ऑफिसर पटना में मैं पोस्टेड हूँ सर, तो वहाँ पे OPD में हम पेशेंट्स देखते हैं तो 40-50 पेशेंट्स तक आते हैं, कभी ज़्यादा भी कभी कम भी। पर अगर ये सिविल सर्विस में सर हम लार्जर एक अगर कभी हेल्थ डिपार्टमेंट में है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं एक साथ में। तो सर मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा स्कोप है काम करने के लिए। या मुझे लगता है कि आपके अंदर जो टैलेंट है वही आपको बेचैन करता है कि कुछ और टैलेंट दिखाने का अपॉर्चुनिटी मिले, कि ये भी क्रैक कर दिए, वो भी क्रैक कर दिया। ऐसा तो नहीं, नहीं सर, ऐसा नहीं है, पर कोशिश करने का तो ये कोशिश इसके लिए हो सकता है आप यहाँ BS में ज्वाइन करें, आपको लगे यहाँ भी कुछ नहीं है तो कहीं और चलें। सर पैरेलली मैं सिविल सर्विस का एग्जाम तो दे ही रहा हूँ, UPSC और BPSC दोनों ही। अभी ये BPSC का मेरा पहला अटेम्प्ट था सर। इससे पहले मैं UPSC का अटेम्प्ट दिया हूँ, अभी 1-2 अटेम्प्ट मेरा हुआ है, पर हुआ नहीं है अभी तक मेरा। क्योंकि टैलेंट अच्छी चीज़ है सर, और सबके अंदर है, किसी में ज़्यादा कम है, लेकिन कई बार टैलेंट आपको जीने नहीं देता है, यानी आप जहाँ जाते हैं उसको फिर वो छोटा कर देता है सर। पर लेकिन ये बेचैन करने जैसा नहीं है सर टैलेंट। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं सिविल सर्वेंट ही बनना चाहता हूँ और मैं इसमें काम करूँगा।
तो मेडिकल आपकी मजबूरी थी करना, गार्जियन का मेडिकल ये था। क्योंकि नहीं सर, ये तो जब हम लोग 10th पास कर रहे थे जब ही, तो जैसे गांव परिवेश से आते हैं तो वहाँ पे आई थिंक कि सर खुद से ज़्यादा कोई और डिक्टेट कर जाता है उस समय कि क्या करना है। तो ऐसे में कुछ स्कूल्स के सीनियर्स होते हैं जो कर रहे होते हैं, फिर हम उनके पीछे लग जाते हैं। तो ये चीज़ तो हुआ ही है कहीं ना कहीं जब 10th पास करते हैं, क्योंकि 10th में ही डिसाइड होने लगता है कि फिर क्या करेगा। जो थोड़ा 10th का तेज स्टूडेंट है तो उसको साइंस ले लिए, तो मेडिकल इंजीनियरिंग IIT, तभी यही ट्रेंड था सर हमारे स्कूल का, क्योंकि हमारे सीनियर्स भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे पीछे से। क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर मुझे लगता है एक एडमिनिस्ट्रेटर से ज़्यादा काम करता है, मतलब जिस लेवल पर वो काम करता है वहाँ पे मतलब कोई और उसका उसकी जगह नहीं ले सकता है। सर जहाँ तक ये अभी डॉक्टर्स की बात है, तो अभी कुछ साल पहले तक, आई थिंक 10 साल पहले तक जो नंबर्स की बात थी, तो नंबर्स की कमी थी और रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। पर अभी सर डॉक्टर्स का एम्पल नंबर हो गए हैं, डिस्पाइट थोड़ा दिक्कत है डिस्ट्रीब्यूशन में कि कहीं अर्बन में ज़्यादा है और रूरल में थोड़ा कम है, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। बट नंबर जो WHO का रिकमेंडेशन है, करीब हम उसके पास हैं इंडिया। मतलब आपको लगता है कि ये फील्ड अब लगभग ठीक ठाक चल रहा है, अब जहाँ कदम गढ़ है वहाँ जाके हम थोड़ा अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है सर, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा ये है कि मतलब जो स्कोप था काम करने का बहुत ज़्यादा या ओवर, वो वहाँ पे अभी ठीक हो गया है लगभग। तो बिहार का जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि हमारे डॉक्टर्स मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाह रहे हैं। ये तो कोई भी जनरलिस्ट कर लेगा हिस्ट्री ऑनर्स। ये तो बिहार का बात नहीं मैम, ये तो ऑल ओवर द इंडिया ही, हम बिहार सर्विस ओपन टू ऑल। बिहार के बारे में बात करते हैं। लेट्स स्पीक पर्टिकुलरली अबाउट बिहार मैम। लेट्स स्पीक पर्टिकुलरली अबाउट बिहार एंड लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। यस, बिहार का हेल्थ सिस्टम या बिहार का हेल्थ इकोसिस्टम इतना वेल इक्विप्ड हो गया है विद द नंबर ऑफ डॉक्टर्स के हमें अब हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो जो ऑलरेडी पदस्थापित हैं, वो के बाद थोड़े वक्त के बाद आप सिविल सर्जन के कंटेस्ट में होंगे, तो अब आप एक ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो कि कोई भी हिस्ट्री ऑनर्स कर सकता है, ऐसा क्यों? मैम जो ये है सिविल सर्जन के कॉन्टेस्ट में होंगे, तो ये सर ये जो मेरा जॉब है ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये परमानेंट नहीं है, तो हम उस रेस में नहीं है। दैट मेक्स सेंस। ठीक है। ओके, ऑलराइट। सर क्या पूछना चाहेंगे? ये बताइए, अभी कुछ समय पहले की बात है, केंद्र सरकार ने एक डिसीजन लिया जिसमें बताया गया कि जो SC ST OBC कम्युनिटी के एस्पिरेंट हैं या ये नीट PG करना चाहते हैं, नीट PG में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो SC ST OBC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो -40 नंबर ला करके भी उनका एडमिशन हो जाएगा। तो ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी डॉक्टर है, पहले से MBBS है सर। फिर ये कैसे डॉक्टर हैं जिनको 0 भी नहीं -40 नंबर आ रहा है, और ऐसे लोगों को अगर आगे की पढ़ाई का अवसर मिल रहा है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? सर इसमें मुझे 2-3 बातें लगती हैं सर। सबसे पहला कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं मेडिकल के, वो बहुत महंगी हैं, जो हमारे यहाँ की प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, PG की और UG की भी। तो सर ये जो प्रॉब्लम मुझे लगता है स्टार्ट UG से ही हो रही है, जहाँ कट ऑफ बहुत कम करके एडमिशन्स दिए जा रहे हैं कॉलेज में। और दूसरी बात है कि अगर हम उनको जो परसेंटाइल 0 किया गया है वो मार्क्स -40 के इक्विवेलेंट हो रहा है, तो अगर उसको परसेंटाइल को कम नहीं करे तो मेडिकल सीट्स, ये पिछले 3 साल से ट्रेंड है, क्योंकि 0 इस बार किया गया है और 1 साल और पहले भी किया गया था, करीब 2024 में आई थिंक किया गया था। तो क्योंकि वो सीट वैकेंट चली जा रही हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो इसके लिए सर, क्योंकि उस सीट्स को भरा जाए, इसके लिए ये किया गया है। और जो -40 वाले मार्क्स हैं वो इक्वली कोरिलेट इस बात से नहीं होते कि उन्हें एडमिशन मिलेगी, दे आर जस्ट एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। नहीं, फिर भी अगर मान लीजिए कि संभावना तो है ना कि ऐसे लोगों को एडमिशन मिल सकता है, तो आपको क्यों लगता है कि मेडिकल जैसे फील्ड में इस तरीके के डिसीजन की ज़रूरत है? क्योंकि आप डॉक्टर बनेंगे, आप किसी का ऑपरेशन करेंगे, पेशेंट को अगर पता हो कि मेरा जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं जो डॉक्टर साहब हैं वो -40 वाले हैं, तो उस पेशेंट पर क्या बीतेगी? सर इसमें एक डायलेमा सिचुएशन ये भी है कि
जब अगर हम उसको करते नहीं हैं, कट ऑफ को कम लोअर नहीं करते हैं, तो सीट्स वैकेंट्स जाती हैं, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स तो हैं नंबर में WHO के रिकमेंडेशन के लगभग करीब, पर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी कमी जरूर है सर। और दूसरा जो प्रॉब्लम ये एराइज हो रहा है, इसका एक और रीज़न है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम है वो फुल्ली ऑब्जेक्टिव है, और जो MBBS के पासिंग एग्ज़ाम है वो फुल्ली सब्जेक्टिव है। तो ये दोनों में थोड़ा मिसमैच हो रहा है सर। इसके वजह से तो इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट की एक नेक्स्ट नाम की स्कीम आने वाली थी, जो कई साल से इन फॉर्मेशन स्टेज है। वी आर होपफुल कि वो एक दो साल में शायद आ जाएगी, उसमें 2 एग्जाम होंगे सर। आप इस समस्या को कैसे टैकल करेंगे? अगर आपसे राय ली जाए तो आप क्या राय सर, देंगे? ये जो नेक्स्ट एग्जाम, क्या सीटों को भरने के लिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना ठीक है? नहीं सर, सीट को भरने के लिए क्वालिटी सर ऑटमोस्ट है, लेकिन सर जो नेक्स्ट का जो स्कीम है जिसमें 2 एग्जाम लिए जाएंगे, एक तो लाइसेंस रेट एग्जाम होंगे जिससे लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने का, जो फुल्ली सब्जेक्टिव बेसिस पे होगा, और एक जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, तो दोनों के मार्क्स को ऐड करके ही पीजी में एडमिशन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम को सही से सॉल्यूशन उस एग्जाम के थ्रू दिया जा रहा है। जो अच्छा, अक्सर ऐसा कहा जा रहा है कोविड-19 के बाद से कि कई मतलब हट्टे-कट्टे लोग जो स्वस्थ दिख रहे थे अभी, और थोड़ी देर बाद उनको हार्ट अटैक की समस्या आ जाती है, और फ्रीक्वेंटली ऐसा देखा जा रहा है। तो क्या कोविड-19 के लिए जो वैक्सीनेशन हुआ सर, ये उसका इससे कोई लिंक है क्या? लिंक सर ऐसा कोई इस्टेब्लिश्ड अभी तक रिसर्च नहीं आया है लिंकेज का। इसको सर मियर को एग्जिस्टेंस बताया जा रहा है, नॉट कॉज एंड इफेक्ट। तो सर आप एज ए डॉक्टर क्या मानते हैं? सर क्योंकि मैं सर रिसर्च में नहीं हूँ, और मुझे जो रिसर्च के थ्रू मिलता है पढ़ने, तो मैं उसी को ये कॉमन सेंस क्या करता है? सर मुझे नहीं लगता है सर कि उसके कॉज हैं, ये उसके इफेक्ट हैं। अच्छा, जेनरिक मेडिसिन क्या होता है? एक लेमैन आदमी है, उसको आप कैसे समझाएंगे जेनरिक मेडिसिन के बारे में? जेनरिक लेमैन आदमी को कि जेनरिक मेडिसिन मतलब सेम ही मेडिसिन है, कंपोजिशन सेम है, बस नाम अलग है, अगर लेमैन को समझाना हो। और ऐसे सर टेक्निकली जो कंपनी कोई भी मेडिसिन बनाती है तो उनका पेटेंट होता है, जनरली 20 ईयर्स के होते हैं सर पेटेंट, और उसके बाद उस मेडिसिन को पेटेंट खत्म होता है तो फिर अदर कंपनीज उसको सेम सॉल्ट को प्रोड्यूस करती है, जेनेरिक मेडिसिन। जैसे अभी सॉल्ट की बात की आपने, तो एक लेमैन है, सॉल्ट का मतलब तो नमक ही समझता है। आप कैसे समझाएंगे कि सॉल्ट का मतलब मेडिसिन में क्या है? जो लेमैन है वो कंपोजिशन समझते हैं, सॉल्ट शायद ना समझे, कंपोजिशन से। तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट का यहाँ क्या मतलब है? सॉल्ट का मतलब है कि सर जो जनरली जो मेडिसिन के जो कंपोजिशन है वो सॉल्ट होते हैं, मतलब न्यूट्रल होते हैं, इसके लिए हम उनको सॉल्ट बोलते हैं सर। इससे रिलेटेड जेनरिक मेडिसिन लोगों को मिले, इसके लिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम है क्या? हाँ, एक तो सर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत जो प्रधानमंत्री के शॉप्स खोले गए हैं, वो उनके थ्रू जेनरिक मेडिसिन में। और सर आम मेडिसिन बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें लगता है जेनरिक नहीं है, पर वो जेनरिक है। डॉक्टर जेनरिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब क्यों नहीं करते हैं? सर जैसे वो पैरासीटामोल न लिख के डोलो लिखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? सर अभी लार्जर पर्सपेक्टिव में डॉक्टर्स जेनरिक मेडिसिन लिखना स्टार्ट कर दिए हैं सर। मैं खुद जेनरिक मेडिसिन हर दिन लिखता हूँ, क्योंकि हमारे पास सप्लाई भी है और वो पैरासीटामोल लिख के ही आती है। नहीं, आप तो गवर्नमेंट सर्विस में है ना, अगर आप प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे तो आप भी लिखेंगे ब्रांडेड ही। नहीं सर, प्राइवेट क्लिनिक में भी अभी जो न्यू डॉक्टर्स हैं वो कंप्यूटराइज कर रहे हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कंप्यूटराइज कर रहे हैं, और उसमें जेनरिक मेडिसिन ही लिखा जा रहा है। जो आपका जो मेडिकल से रिलेटेड जो भी एथिक्स है, जो ट्रेनिंग में आपको बताया गया होगा सर, उससे डेविएट करने में, डॉक्टर को उससे अलग करने में एमआर की कितनी भूमिका है? सर एमआर की भूमिका, एमआर क्योंकि जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, मैं एक पेशेंट हूँ, आपके पास गया किसी चीज को, किसी समस्या को लेकर सर, आपने कहा कि आपको दूध पीने की जरूरत है सर। अब मेरे ऊपर है कि मैं रामू के घर से दूध लेके पीऊँ या किसी और के घर से पीऊँ, गाय का पीऊँ या भैंस का पीऊँ, लेकिन आप पर्ची पे लिखते हो ओपीडी कार्ड पर कि नहीं, रामू के यहाँ का दूध जो है बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों करते हैं? सर जैसा एमआर का बात है, जहाँ तक सर एमआर हेल्थ सिस्टम का पार्ट है, उनका होना जरूरी भी है, क्योंकि जो न्यू रिसर्च है, न्यू मेडिसिन की डेवलपमेंट है, वो डॉक्टर तक डायरेक्ट पहुंचाने में एमआर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जहाँ तक सर वो डेविएशन का बात है, तो ये सर पर्सन टू पर्सन मुझे लगता है वेरी करता है।
क्योंकि एमआर तो सर सब जगह ही आते हैं, सारे मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि सर मैं एनएमसीएच से पास हूँ, वहाँ भी जब हम ओपीडी में होते थे ट्रेनिंग टाइम में तो एमआर वहाँ भी आते थे, पर वहाँ मैंने कोई डेविएशन आज तक नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि ये डेविएशन जो है ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का प्राइमरी थिंग है रादर की एमआर का। जब कोई एमआर डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो किस तरह की बातचीत होती है आप लोगों के बीच में? हाँ सर, जो बातचीत होती है वो जो उनके जिस कंपनी से आते हैं एमआर, सपोज किसी भी कंपनी से आते हैं तो वो अपने मेडिसिन के प्रोज मेनली बताते हैं, कॉन्स भी बताते हैं, और वो किस काम फंक्शन पे काम कर रहा है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि वी ऑलरेडी नो मोड ऑफ फंक्शन सब कुछ, तो हमने कई बार देखा है कि हमारे जो सीनियर टीचर लोग रहते हैं तो वो तो एंटरटेन भी नहीं करते हैं बहुत बार तो एमआर को, और बाकी कई बार कोई चीज़ नया उनको बता रहे हैं तो तभी उनको सुना जाता है। कुछ सैंपल जरूर दे के जाते हैं जो वहाँ पे फ्री दे ही दिया जाता है पेशेंट को फॉर फीडबैक के लिए, कि वो फीडबैक उनको मिले। अगर कोई एमआर का दवा सही लगता है तो लिखते भी हैं। अच्छा, अभी जो बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, जिनको लाइफ स्टाइल डिजीज बोला जा रहा है, इसका हमारे पूर्वजों से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन है क्या? हमारे एंसेस्टर्स के जीन से इसका कोई कनेक्शन है? सर मुझे इस बारे में डायरेक्ट कोरिलेशन का जानकारी तो नहीं है सर। ठीक है, आप देख लेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन, आप जिले में पोस्टेड है, मान लीजिए बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस टॉप पर रखा है, आप एसडीएम है किसी जिले में, ठीक है, और वहाँ आपको सूचना मिलती है कि एक पेशेंट जो कई दिनों से आईसीयू में एडमिट थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है अब, और लेकिन हॉस्पिटल वालों ने जो है डेड बॉडी को सीज कर रखा है, और वो बता रहे हैं कि 40 लाख रुपए का बिल है, वो पे करो फिर बॉडी रिलीज करेंगे। वो परिवार जो है 40 लाख देने की स्थिति में नहीं है। आपके पास ये सूचना आती है, आप क्या एक्शन लेंगे? सर सबसे पहला मोड ऑफ एक्शन तो ये होगा कि सबसे पहले तो इस जानकारी को इंश्योर करना होगा कि ये जानकारी सही है जो हमें मिल रही है कि 40 लाख का, क्योंकि ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है जो ट्रस्टेबल नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले तो ये इंश्योर करना होगा, और सबसे पहले तो हॉस्पिटल बिल्स को देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या ट्रीटमेंट उन लोगों ने करा है जिसका एक ये मेडिकल बिल है। और सर फर्स्ट लाइन में ये अगर ये इंश्योर हो जाती है तो भी सेकेंड लाइन में हम बॉडी रिलीज करवाएंगे फॉर इट्स फर्दर बिल। सर बिल की बात पे आए, क्योंकि और बिल जो हॉस्पिटल की बिल है वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, प्राइवेट हॉस्पिटल में हमेशा स्कोप होता है बिल को कहीं बीच में मीडिएट करके सेटल करने का, तो वो करवा। मान लीजिए आप 20 लाख करवा देते हैं, 40 लाख को 20 लाख कर देते हैं, फिर भी वो जो फैमिली है वो 20 लाख भी देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले वो बहुत पे कर चुका है और उसकी अब माली हालत खस्ता हाल है, वो देने की स्थिति में है ही नहीं। सर ऐसे सिचुएशन में सर ऐसे सिचुएशन में सर इंश्योरेंस का, अगर पहले से इंश्योरेंस नहीं है, अगर इंश्योरेंस है पहले से, नहीं, आप अपनी ओर से कुछ वो ये सपोज मत करिए। जो सिचुएशन हम दे रहे हैं, 40 लाख का बिल है और जेन्युइन है, आप जांच करवा लिए, आपको लगा कि नहीं वो जेन्युइन है, 40 लाख का है, खर्च हुआ है, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत हाई फाई हॉस्पिटल है, अब आप क्या करेंगे? सर अगर जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहाँ अगर गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम है जो इस टाइम पे कैटर कर सकती है इस नीड को, तो मैं उस नीड का यूज़ करना चाहूँगा सर। दूसरा, अगर फिर भी अगर ऐसा कोई स्कीम नहीं है तो सर मैं कोशिश करूँगा क्राउड फंडिंग का सर हेल्प लेने का, कि क्राउड फंडिंग के थ्रू वो बिल मीडिएट करके कहीं बीच में सेटल किया जाए। ठीक है, आई थिंक मोर और लेस हो चुका है, आप जा सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू।